नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विषय हिंदी की प्रैक्टिकल की फाइल बनाना सिखाएंगे और एक ही वीडियो में हम आपको कंप्लीट फाइल दिखाएंगे भी और आपको बताएंगे किस प्रकार बनानी है। तो आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को भी दबा लें। दोस्तों, प्रैक्टिकल की फाइल आप स्वयं बनाएं अपने हाथों से। क्या होता है कि जो टॉपिक आपके सिलेबस में है उसी से फाइल बननी है, और जो फाइल अगर आपकी सिलेबस से बन रही है तो इसका मतलब ये है जो टॉपिक आप लिख रहे हैं फाइल में तो वो पेपर में भी आएंगे। जब पेपर में आएंगे तो लिखा हुआ याद रहता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि आप क्या है अपनी फाइल स्वयं बनाएं। इससे क्या होगा कि आप जब स्वयं बनाएंगे और पढ़ के बनाएं तो जिससे आप लिखेंगे तो आपको कुछ तो पॉइंट याद रहेंगे। देखते हैं दोस्तों, पहले पेज पे आपको क्या करना है। पहले पेज पे आपको आप जिस विद्यालय से बीटीसी कर रहे हैं या डीएलएड, जिसे डीएलएड कहते हैं, तो उसका नाम लिखेंगे। और यहाँ पर डीएलएड जो सत्र यानी बैच है आपका 2021 बैच है, तो यहाँ पर लिखेंगे डीएलएड 2021। सेमेस्टर आपका प्रथम सेमेस्टर है। यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, अपने पिता का नाम लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे और विषय लिखेंगे। विषय हिंदी है। ये एक नॉर्मल फॉर्मेट हमने बना के दिया है। आप इसमें अपनी तरफ से कुछ और ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारी कोशिश यह रहती है कि आपको एक ओवरव्यू दे दिया जाए जिससे आप सरल से सरल, यानी अगर आप फाइल बना रहे हैं तो आप एकदम एक्यूरेट फाइल बना दें। यदि आप पढ़ रहे हैं तो आपको हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाते हैं जिससे पढ़ाई का बोझ भी ना आपको लगे और आपको सिलेबस भी याद हो जाए। तो हमारी कोशिश यही रहती है और 95 का टारगेट हम लेके चलते हैं। जो भी छात्र हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं, हमारी कोशिश ये है कि 95 का टारगेट है हमारा। जो भी छात्र हमसे पढ़ रहे हैं उनके लिए हम पूरा प्रयास करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यदि आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे तो आप लिख सकते हैं। यानी जो 40 प्रश्न आएंगे आपके 50 नंबर के पेपर में, जो 50 नंबर का पेपर आता है आपका, कौन कौन सा बाल विकास है, शिक्षण एवं के सिद्धांत हैं और सामाजिक, ये 3 पेपर आपके 50 नंबर के होते हैं जिसमें 40 प्रश्न आपको करने पड़ते हैं। और इसमें भी आपके 2 घंटे में 40 प्रश्न करने हैं। तो ये सब हम आप जब हम पढ़ाते हैं तो ये पॉइंट हम अपने माइंड में रखते हैं। तो 3 तरीके हैं आपके अच्छे नंबर लाने के। क्या कि जो हमने कराया है उसे पॉइंट टू पॉइंट कराया है, और तो उसे सिलेबस को पहले कंप्लीट कर लें। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद क्या करें, आप जो हम पेपर हल करा रहे हैं प्रीवियस ईयर तो उनको हल कर लें। उससे ये आइडिया मिल जाएगा किस प्रकार के प्रश्न एग्जामिनर पूछ रहा है। सिलेबस तो कंप्लीट हो गया, अब याद भी हमें सिलेबस है पूरा विषय, लेकिन किस प्रकार से प्रश्न पूछ रहा है ये भी आइडिया हो जाएगा। और ये भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हमें पेपर में लिखना कैसे है, क्योंकि जब हम पेपर हल कराते हैं तो उसमें हम ये बताते हैं कि आपको लिखना कैसे है। जिससे क्या है कि आपको जब पहले से पता होगा होगा तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो 2 घंटे में कैसे लिखोगे। आप यही सोचोगे कि क्या लिखें कैसे लिखें, याद भी है लेकिन लिख नहीं पा रहे हैं। तो ये सब बातें आप ध्यान रखें। देखते हैं दोस्तों, तो ये आपका हो गया। और ये विषय सूची, दूसरे पेज पर विषय सूची लिखेंगे। तो विषय सूची में हम इसके अंतर्गत फाइल के अंतर्गत आपको बताएंगे स्वर, स्वर के प्रकार, व्यंजन, व्यंजनों के प्रकार, विराम चिन्ह, विराम चिन्ह के प्रकार, लेखन शिक्षण की विधियाँ, जिसमें आपकी अनुकरण विधि है, मांटेसरी विधि है, पेस्टालॉजी विधि है, रूपरेखा विधि है, जैकोटक विधि है, मनोवैज्ञानिक विधि है। और नेक्स्ट टॉपिक था आपका लेखन शिक्षण में ध्यान रखने योग्य बातें। तो जो भी टॉपिक हैं आपके सिलेबस से हैं और आप पेपर उठा के देखेंगे तो इनसे प्रश्न बनते हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि आप जितना पढ़ें एकदम सेलेक्टेड पढ़ें, क्योंकि आपको लिखना भी पॉइंट टू पॉइंट है। देखते हैं दोस्तों, स्वर, स्वर समझते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण उच्चारण किसी दूसरे वर्ड की सहायता के बिना होता है उसे स्वर कहते हैं।
तो स्वर की परिभाषा यहाँ से आप लिख सकते हैं। या फिर जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु कंठ व मुख अवयवों को स्पर्श किए बिना मुख द्वार से बाहर निकलती है उसे स्वर कहते हैं। तो आप ये परिभाषा याद रख सकते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर के प्रकार मुख्यतः तीन होते हैं। स्वर के प्रकार मुख्यतः तीन होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे अ, इ, उ, ऋ। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों के जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों के उच्चारण से दोगुना समय लगता है, ये आप काट लेना। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों के उच्चारण से दोगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों के उच्चारण से तिगुना समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। तो इस प्रकार आपने स्वरों के प्रकार भी देखे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे व्यंजन कहते हैं। या फिर जिन वर्णों के उच्चारण में प्राण वायु कंठ व मुख अवयवों को स्पर्श करती हुई मुख द्वार से बाहर निकलती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं व्यंजन के प्रकार। और व्यंजन के जो प्रकार हैं वो मुख्यतः तीन हैं। एक तो स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है। देखते हैं दोस्तों, स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु उच्चारण स्थान को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय जीभ का स्पर्श मुख के किसी भी स्थान से नहीं होता है उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु घर्षण के साथ बाहर निकलती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, विराम चिन्ह। विराम चिन्ह को समझते हैं। विराम का शाब्दिक अर्थ है रुकना या ठहरना। लिखने में विराम स्थानों को जिन चिन्हों से प्रकट किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह के प्रकार हैं। विराम चिन्ह के प्रकार निम्नलिखित हैं। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का अर्थ है भली भांति ठहर जाना। इसका जो चिन्ह होता है ये है। प्रश्नवाचक तथा विस्मयबोधक वाक्यों को छोड़कर शेष सभी वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम खेलता है तो ये आपका पूर्ण विराम है, यहाँ वाक्य खत्म हुआ। अर्धविराम पूर्ण विराम की तुलना में कम समय रुकने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। तो इसका चिन्ह है ये है। अल्पविराम। अल्पविराम का अर्थ है कम ठहरना। वाक्य में जहाँ बहुत कम ठहरना होता है वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। इसका चिन्ह ये कॉमा लगाते हैं, यही है। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम कब आए, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है आपका। विस्मय बोधक हर्ष, घृणा, आश्चर्य, दुख आदि भाव को व्यक्त करने वाले वाक्य में विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे वह पास हो गया, तो ये क्या है? विस्मय बोधक चिन्ह लगा है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, लेखन शिक्षण की विधियां। तो लेखन शिक्षण की विधियां निम्नलिखित हैं। अनुकरण विधि, मॉन्टेसरी विधि, पेस्टोलॉजी विधि, रूपरेखा विधि, जैकोटक विधि, मनोवैज्ञानिक विधि। अनुकरण विधि देखते हैं। इस विधि में शिक्षक द्वारा लिखे गए अक्षर या शब्दों को छात्र उसी प्रकार लिखते हैं, तो ये अनुकरण विधि है। मॉन्टेसरी विधि में क्या होता है? इस विधि के अनुसार बालक को पहले गत्ते पर बने अक्षरों पर उंगली फिरवाई जाती हैं, फिर क्या है, पेंसिल से उन्हीं अक्षरों पर घुमाया जाता है, तो ये मॉन्टेसरी विधि हो गई। पेस्टोलॉजी विधि, इस विधि में बालक को अक्षरों की आकृतियों विभिन्न टुकड़ों में विभाजित कर ली जाती हैं। इसके बाद टुकड़ों के योग से पूर्ण अक्षर की रचना कराई जाती है। इस विधि में बालक को सरल से कठिन की ओर ले आया जाता है।
नेक्स्ट देखते हैं रूपरेखा विधि। इस विधि में शिक्षक कॉपी पर पेंसिल या श्यामपट्ट पर चौक से बिंदु रखते हुए अक्षर या शब्द लिखते हैं और छात्र इन निशानों पर पेंसिल या चौक फेरते हैं जिससे अक्षर या शब्द उभर आते हैं। इसका इसका अभ्यास करने से छात्र वर्णों को लिखना सीख जाते हैं। तो ये आपकी रूपरेखा विधि थी जॉकटॉक। इस विधि में शिक्षक पढ़े हुए वाक्य को बिना देखे छात्र से लिखने को कहते हैं और छात्र याद करके स्वयं लिखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, लेखन में ध्यान रखने योग्य बातें। दोस्तों, बहुत से छात्र हिंदी को सरल समझ के पढ़ते नहीं हैं, लेकिन आपको हम बता दें, एक अगर आप अपने दिमाग में 95% सोच रखी है कि हमें इतने से कम तो बनानी नहीं है, तो एक अच्छा स्टूडेंट वही है जो उसका विषय स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। अगर वो 50 नंबर का पेपर है तो कोशिश यही करे कि उसमें 48 से 50 के बीच में नंबर आए। यदि पेपर 25 नंबर का है तो कोशिश ये करे कि 24 या 25 नंबर आए, क्योंकि उसका स्ट्रॉन्ग है। तो अगर हिंदी सरल लगती है तो हिंदी में 25 में से 25 करें। और आप ये मन सोचे कि बिना पढ़े कर लेंगे, क्योंकि एक दो प्रश्न ऐसे आ जाएंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमारी कोशिश यही है कि बहुत से छात्र क्या है कि उन्हें मैथ तो कठिन लगता है तो मैथ पढ़ते रहेंगे, तब भी वो पास लाए कि 15 या 18 नंबर ला पाएंगे, क्योंकि उन्हें मैथ कठिन लगता है। लेकिन हिंदी सरल लगती है इसलिए वो पढ़ते नहीं है। अगर हिंदी सरल लगती इसलिए पढ़ेंगे नहीं तो उसमें कितने लाएंगे, उसमें 20 लाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, तो इसमें आप हिंदी में 25 ला सकते थे। आपको पता है इसे पढ़कर हम 18 लाएंगे, 15 या 18, तो इसे अगर थोड़ा पढ़ लेंगे तो 25 आ जाएंगे। तो ये एक तरीका होता है। हम वीडियो बनाते हैं तो हमारा पर्पज़ ये नहीं कि पढ़ाई पढ़ाई, हमारा मतलब ये होता है कि आपको नंबर भी अच्छे किस प्रकार आएंगे, कौन सी गलती आप कर सकते हैं। और पेपर दे आए उसके बाद आप सोचोगे तो बहुत देर हो जाएगी। इसलिए आप पहले से ये माइंड में रखें क्या क्या पॉइंट हैं जिससे हम अच्छे नंबर ला सकते हैं। देखते हैं दोस्तों, लेखन शिक्षण में ध्यान रखने योग्य बातें। तो लेखन शिक्षण में ध्यान रखने योग्य बातें निम्नलिखित हैं। बैठने का ढंग है, रीढ़ की हड्डी लिखते समय सीधी रखते हैं, झुककर नहीं बैठते हैं। आँखों से कागज़ की दूरी, जो आँखों से कागज़ की दूरी होती है वो कितनी होती है, 1 फुट होती है। नेक्स्ट देखते हैं कलम पकड़ने की विधि। कलम को निब से लगभग 1 इंच ऊपर पकड़ना चाहिए। लिखने का जो क्रम है वो बाएं से दायां होता है। लिपि प्रतीक, हलंत है, मात्राएं, विराम चिन्ह आदि को लिपि प्रतीक कहते हैं। तो इस प्रकार आपने हिंदी की फाइल कंप्लीट कर ली और आप हमारी प्रत्येक वीडियो देखा करें। शाम 7 बजे, शाम 7 बजे, शाम को कितने बजे, 7 बजे हमारी क्लास आती है। तो आप 7 बजे ज़रूर क्लास देखा करें। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है तब भी एक बार आप प्लेलिस्ट में जाकर, हमने प्रत्येक विषय की 10 से 12 वीडियो बनाई हैं और पॉइंट टू पॉइंट हैं। तो आप चाहेंगे तो एक दिन में भी 10 वीडियो देख सकते हैं। तो इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। जिसने पहले से कहीं से कर रखा है, स्कूल से या और कहीं से पढ़ रखा है, तो वो भी अगर देख लेंगे तो 10 से 12 वीडियो हैं, तो एक तरीके से रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि हमने पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया है आपको। तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, डीएलएड ग्रुपों में शेयर कर दिया करें जो आपके विद्यालय के ग्रुप बने हैं, और अपनी फेसबुक पर इसे शेयर कर दिया करें, व्हाट्सएप पर भी शेयर कर दें, जिससे ये उन छात्रों तक पहुंच जाए जिन्हें डीएलएड में दिक्कत होती है। क्योंकि इसकी फ़ीस एक सेमेस्टर की 41,000 है और वापस होने की जो गुंजाइश है वो बहुत कम रहती है। अधिकांश छात्रों के क्या है, स्कॉलरशिप आती नहीं है। तो आप ये ध्यान कर लें कि आपके 41,000 ये जाने ही वाले हैं।
यानी 50% लोगों का ही स्कॉलर आता है। तो कम से कम जो आपके हाथ में है वो तो आप कर सकते हैं, ये तो आपके हाथ में नहीं है। थैंक यू दोस्तों।